छात्रों नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार यादव उमा जयंती पब्लिक स्कूल शाहपुर बल्लापुर जौनपुर से आपके बीच में हिंदी व्याकरण की क्लास लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज की क्लास कक्षा 9 के लिए है, जिसमें आपको पाठ 2 में दिया गया है समास। समास किसे कहते हैं, क्या है समास, इसके कितने भेद होते हैं, समास की परिभाषा क्या है, समास के भेद कितने हैं और किन शब्दों में कौन कौन सा समास हम कैसे पहचानेंगे, इन सब सारी बातों पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए आपके बीच में उपस्थित है। तो आइए देखते हैं समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त रूप में, और समास का विलोम होगा व्यास। समास मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास और चौथा है बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास के इसमें 2 भाग दिए गए, एक का हो गया कर्मधारय, दूसरा हो गया द्वित्व। तो आइए हम आपको क्रमवार इसका अध्ययन करवाते हैं। प्रमुख समास 4 है, लेकिन अगर ये प्रश्न पूछा गया कि समास मुख्यतः कितने भेद हैं समास के, तो आप बताएंगे 4, और समास के भेद कितने हैं तो आप बताएंगे 5, 6। ठीक, आइए देखते हैं अव्ययी भाव समास। समास पढ़ने से पहले समास के अंगों को हमको देखना है। समास के अंग कितने हैं? समास के मुख्यतः 2 अंग है। समास 2 पदों में विभक्त होता है। पहला है पूर्व पद और उत्तर पद। पहले भाग को पूर्व पद और दूसरे भाग को उत्तर पद हम कहते हैं। जब दोनों पदों को मिला दिया जाता है उसको हम समास बोलते हैं। अब इन पदों को अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जब हम दोनों पदों को एक करके अध्ययन करते हैं तो उसको हम कहते हैं समास, और जब उसको अलग अलग अध्ययन करते हैं तो उसको कहते हैं समास विग्रह। तो जितने समास हमने आपको बताना अच्छा है, 6 समास में ये दोनों पद उपस्थित होंगे, पूर्व पद और उत्तर पद। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद के नाम से जाना जाता है। तो आइए देखते हैं अव्ययी भाव समास में कैसे हम पहचानेंगे कि वर्ण शब्द में जो शब्द हमारे मानस पटल पर उभरा हुआ है उसमें कौन सा समास है। तो अव्ययी भाव समास की पहचान क्या है? पूर्व पद धन उत्तर पद। जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो उसको क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास। दूसरा, अगली पहचान क्या है?
द्विरूपति, एक ही शब्द जब दोनों पद एक जैसे हो वहां पर अव्ययभाव समास होता है। और तीसरी पहचान है विलोम। पूर्व पद का विलोम उत्तर पद होगा अथवा उत्तर पद का विलोम पूर्व पद होगा। ऐसी स्थिति में उस शब्द में अव्ययभाव समास होगा। जैसे उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं प्रतिदिन, यथासंभव, दिनों दिन। तीन उदाहरण हमने दिया है। अभी जो तीन पहचान हमने बताया था उन तीनों पहचानों के आधार पर ये तीन उदाहरण है। प्रतिदिन, प्रति उपसर्ग है, उपसर्ग जाति का अव्यय है। प्रति दिन, दिन मूल शब्द है, प्रति उपसर्ग है, शब्द बना क्या प्रतिदिन, अर्थ इसका होता है हर दिन। प्रति उपसर्ग है, उपसर्ग जिस समास में पहला पद यानी पूर्व पद उपसर्ग हो वह क्या होता है अव्ययभाव समास होता है। दूसरा यथा, यथा अव्यय है और संभव मूल शब्द है। यथा अव्यय होने के कारण पहला पद पूर्व पद अव्यय होने के कारण इसमें अव्ययभाव समास होगा। दिनों दिन, दुरुक्त एक ही शब्द दोबारा लिखा गया, इसका समास विग्रह करेंगे तो दिन और दिन, दिन के बाद दिन। अगर दिन के बाद रात होता तो विलोम हो जाता, दिन का विलोम रात है तब वहां पर दूसरा समास होता, लेकिन यहाँ पर दिन के बाद दिन है इसलिए यहाँ पर अव्ययभाव समास होगा। समझ में आया? बाकी विस्तृत रूप से आपको हम जब क्लासें चलने लगेंगी तो क्लास में हम आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। तब तक आप इतना पढ़ते रहिए। अगर आगे है तत्पुरुष, इस समास में भी दो पद होंगे, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद धन उत्तर पद। अव्ययभाव में हमने आपको समझाया बताया कि पूर्व पद उपसर्ग होगा, अव्यय जाति का होगा या अव्यय होगा, एक ही शब्द की दो बार दुरुक्ति हुई होगी, दो बार लिखे गए होंगे, ऐसे शब्द अव्ययभाव समास के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर क्या है पूर्व पद की प्रधानता, जिस शब्द में पूर्व पद की प्रधानता होती हो वहां पर अव्ययभाव समास होता है। उत्तर पद तत्पुरुष समास, इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। एक तो एक पहचान हुई उत्तर पद की प्रधानता, दूसरी पहचान आपके लिए है कि जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य, पूर्व पद और उत्तर पद के मध्य कारक चिन्हों का लोप हुआ, कारक चिन्ह, कारक चिन्ह विलुप्त हो उसको हम तत्पुरुष समास के अंतर्गत रखते हैं। जैसे उदाहरण राजपुत्र। अब पूर्व पद उत्तर पद, पूर्व पद की प्रधानता इसमें है क्योंकि राजा पहला पूर्व पद हो गया राजा और उत्तर पद हो गया पुत्र। अब यहाँ पे कौन सा कारक चिन्ह विलुप्त है? पिता और पुत्र के बीच में क्या संबंध होता है? कुछ होता है, संबंध होता है, इसलिए संबंध कारक का चिन्ह इसमें छिपा हुआ है। संबंध कारक का चिन्ह आप जानते होंगे, का
यह हो गया आपका तत्पुरुष समास। आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि तत्पुरुष समास में संबोधन और कर्ता दो कारक को छोड़कर शेष सभी कारकों का प्रयोग तत्पुरुष समास में होता है। इतना आप याद रखिएगा, तत्पुरुष समास में कर्ता कारक और संबोधन कारक इन दोनों का प्रयोग नहीं होता है, शेष 6 कारकों का प्रयोग होता है। आइए आगे देखते हैं। आगे है द्वंद्व समास। यहां भी आप देखेंगे पूर्व पद धन उत्तर पद। जैसे प्रधानता के रूप में आपने देखा कि पूर्व पद की प्रधानता अव्ययीभाव समास, उत्तर पद की प्रधानता तत्पुरुष समास। अब यहाँ पर होगा दोनों पदों की प्रधानता। जिस समास में दोनों पद समान हो वहां पर द्वंद्व समास होता है। आप ये भी देख लीजिए, जहां विलोम संबंध हो, एक पद का दूसरे पद से विलोम हो, एक पद का दूसरे पद में विलोम हो। माता पिता दिन रात। द्वंद्व समास की एक छोटी सी पहचान है जो प्राय आमतौर पर सभी जानते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह द्वारा दोनों पदों को जोड़ा जाता है। जिस समास में योजक चिन्ह के द्वारा दोनों पद जोड़े गए हो वहां पर द्वंद्व समास होता है। आपको हमने बताया कि पूर्व पद जब उत्तर पद का विलोम हो, जिस समास में पूर्व पद का विलोम उत्तर पद हो अथवा उत्तर पद का विलोम पूर्व पद हो, वहां पर या उस शब्द में द्वंद्व समास होता है। उदाहरण है माता पिता। इसमें एक चीज और आता है परोक्ष रूप से, और इसका लोप होता है। आगे है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास यहां भी वैसे होगा, पूर्व पद धन उत्तर पद। जिस समास में क्रम से देख लो, कारण से अव्ययीभाव समास, पूर्व पद की प्रधानता अव्ययीभाव समास, उत्तर पद की प्रधानता तत्पुरुष समास, उभय पद की प्रधानता यानी दोनों पदों की प्रधानता द्वंद्व समास। दोनों पदों की प्रधानता न हो वहां पर बहुव्रीहि समास, यानी दोनों पदों की प्रधानता नहीं होगी, परंतु जब दोनों पद मिलेंगे तो विशेष अर्थ उत्पन्न करेंगे, यानी तीसरे पद की प्रधानता होगी। एक सांकेतिक अर्थ देंगे और उस सांकेतिक अर्थ का महत्व होगा। जैसे उदाहरण स्वरूप लंबोदर, लंबा एक पद हो गया, उधर दूसरा शब्द हो खंड हो गया, इसका दूसरा शब्द हो गया लंबा और उधर। अब लंबा का भी अलग से अर्थ है, उधर का भी अलग से अर्थ है, लेकिन दोनों का यहाँ पे कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जब दोनों एक में मिलते हैं, जब लंबोदर बनता है तो यह शब्द गणेश के लिए गणेश का पर्यायवाची बन जाता है। जितने भी पर्यायवाची वाले शब्द हैं सबके सब बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएंगे। समझ में आया? आगे देखिए, अगला है आपका
कर्मधारय समास। यहाँ भी वैसे ही होगा, पूर्व पद धन उत्तर पद। जिस समास में पूर्व पद की प्रधानता हो, अव्ययी भाव समास। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो, तत्पुरुष समास। जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता हो, यानी उभय पद की प्रधानता हो, द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता ना हो, तीसरे पद की प्रधानता हो, सांकेतिक अर्थ निकलता हो, या किसी विशेष के पर्यायवाची हो, बहुव्रीहि समास। अब आता है क्रम 5वें नंबर पर कर्मधारय का। तो यहाँ पे क्या होगा, पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में एक संबंध बनेगा। संबंध क्या है, दो तरीके का संबंध बनेगा। पहला है उपमेय उपमान का संबंध, उपमेय उपमान। दूसरा है विशेषण विशेष। विशेषण विशेष का संबंध होगा या उपमेय उपमान का संबंध होगा। पूर्व पद के द्वारा उत्तर पद की विशेषता बताई जाती होगी, या उत्तर पद के द्वारा पूर्व पद की विशेषता बताई जाती होगी। अथवा उत्तर पद विशेष के रूप में है तो पूर्व पद विशेषण के रूप में होगा। अगर पूर्व पद उपमान के रूप में है तो उत्तर पद उपमेय रूप में होगा। समझ में आया? जैसे पहचान इसकी क्या है, रंग बोधक। रंगों का यहाँ पे कर्मधारय और बहुव्रीहि, कर्मधारय और बहुव्रीहि में बड़ी समानता होती है। प्राय लोग इसके चक्कर में पड़ के प्रश्न गलत कर बैठते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि कर्मधारय कहाँ पर होगा और बहुव्रीहि कहाँ पे होगा। जब रंगों की बात की जाए, परंतु ध्यान रहे तीसरा अर्थ न मिले। अगर तीसरा अर्थ मिलता है, किसी विशेष के पर्यायवाची है, तो रंग भले ही हो तब वो बहुव्रीहि में जाएगा। अगर पर्यायवाची नहीं है तब ये कर्मधारय। जैसे उदाहरण है, कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो बहुव्रीहि और कर्मधारय दोनों में आते हैं। अपवाद स्वरूप, जैसे पीतांबर, नीलगाय, उत्तर पद पूर्व पद, पूर्व पद उत्तर पद। उत्तर पद अंबर है, पूर्व पद पीत है। पीत मतलब पीला। अब यहाँ पे जब हम समास विग्रह करके देंगे, पीला हो अंबर जिसका, अर्थात अर्थ निकल रहा है, एक तीसरे अर्थ की प्राप्ति हो रही है, अर्थात विष्णु, तो यहाँ पे कर्मधारय हो जाएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जब ऐसे पीतांबर लिख देते हैं, पीला वस्त्र, अमर मतलब आसमान भी होता है और अमर का कपड़ा भी होता है। जब कपड़े की बात होगी तो बहुव्रीहि समास, और जब आसमान की बात होगी तो कर्मधारय समास। पर ध्यान है, यह आपको कैसे पता चलेगा कि अंबर की बात हो रही है कि आसमान की बात हो रही है, कपड़े की बात हो रही है। इसका निर्धारण होगा समास विग्रह। जब समास विग्रह करके देगा तब आप इसको अलग कर सकते हैं। ऐसे ही देता है तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है, अगर ऐसे ही देता है तो सबसे पहले ऑप्शन का चुनाव किया जाएगा, पहले नंबर पर जो होगा वही सही होगा। नीलगाय, नील रंग है, गाय मूल शब्द है। गाय कैसी है? नीली है। रंग का ज्ञान करा रहा है, इसलिए कर्मधारय समास।
हाँ, इसके विषय में भी नहीं बताया। उपमेय उपमान, जिसकी उपमा दी जाए और जिससे दी जाए। विशेषण विशेष, विशेषण आप जानते ही हैं, संज्ञा तो सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। अब विशेष क्या है? जिसकी विशेषता वो बता रहा है विशेषण, वही क्या है? विशेष। ठीक, आगे देखिए, अंतिम में आता है आपका द्विगु समास। और द्विगु समास में यहां भी पूर्व पद धन उत्तर पद, द्विगु समास में पूर्व पद उत्तर पद। अब आपको इतना ध्यान रखना होगा कि द्विगु में पूर्व पद जो है वह हमेशा संख्या का बोध कराएगा और उत्तर पद समूह अथवा समाहार, समूह या समाहार का बोध कराए, वही क्या है? द्विगु समास। जैसे चौराहा, चौ और राह, एक पद हो गया, दूसरा पद हो गया, दूसरा पद राह, पहला पद चौ, चौ मतलब चार, चार राहों का समूह या समाहार, यह हो गया आपका द्विगु समास। हाँ, तो ये चीज और ध्यान रखना आपको कि जब पूर्व पद संख्यावाची हो और उत्तर पद समूह या समाहार का बोध कराए, वहां पर द्विगु समास होगा। अगर उत्तर पद समूह या समाहार का बोध नहीं कराता है तो निश्चित रूप से उसमें बहुव्रीहि समास होगा अथवा कर्मधारय है। ठीक, बस आज के लिए इतना ही, आगे धन्यवाद।